सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि हम स्ट्रेट लाइंस के पी वाई क्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मानी जाती है उसको हम सबसे पहले कवर करें, उसके पी वाई क्यूज़। तो 2024 जेई मेंस के हमने पी वाई क्यूज़ लिए जनवरी और अप्रैल के। तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चंस उठाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चैप्टर को रिवाइज़ कर सकें। एंड इस रिवीजन के साथ तुम क्या कर सकते हो कि 2025 के जो है पी वाई क्यूज़ जेई मेंस के इसी चैप्टर के, वो आप एज अ होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इससे रिवीजन हो जाएगी और 2025 वालों से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? चलो फिर सबसे पहला सवाल आपके सामने है। इजी सवाल चुने, पहले इजी इजी सवाल करते हैं, बीच में कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो मेन बात बस ये है कि आपकी रिवीजन इस चैप्टर की अच्छे से हो जाए। क्लियर है बात? चलो फिर हमारे पास सबसे पहले क्या आया, ये क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट का है? 27 जनवरी शिफ्ट 1। क्लियर है? यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? द पोर्शन ऑफ द लाइन, यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, बाय द लाइंस L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 इज। तो काफ़ी इजी सवाल है। यहाँ पे अगर तुम डायग्राम ढंग से बना लो तो तुम्हें बहुत ही आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस बना दी एंड ये एक्स एक्सिस हो गई। क्लियर है? मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना देता हूँ। ये हमारे पास मान लो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे दो लाइंस इसको ट्राइसेक्ट कर रही हैं। तो लेट्स से ये पहली लाइन हो गई, ये L1 है, और सिमिलरली L2 भी एक लाइन यहाँ पे ट्राइसेक्ट कर रही है ना इसको। तो ये L1 मान लो और ये L2 हो गई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी इसकी इक्वेशन क्या थी? 4x + 5y = 20। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इसके पॉइंट होंगे उसको निकाल सकता हूँ। यहाँ वाई एक्सिस पे क्या आएगा? जब मैं x को 0 डालूँगा तो ये 0,4 आ रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये जो x एक्सिस पे क्या आएगा? जब y को 0 डालूँगा तो 5,0। ठीक है, अभी जैसे ही ये दो पॉइंट्स निकले आप क्या कर सकते हो कि देखो L1 की स्लोप मुझे चाहिए और L2 की भी स्लोप चाहिए। स्लोप क्यों चाहिए? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि इसके बीच का जो थीटा एंगल है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? इन दोनों की स्लोप का डिफरेंस वाला फॉर्मूला ना। ठीक है, 1 + m1 m2 का मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, इसलिए मेरे को दोनों की स्लोप चाहिए। ठीक है, दोनों की स्लोप के लिए मुझे एक चीज़ पता है कि ये दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, एंड मुझे एक और पॉइंट चाहिए इन दोनों लाइंस पे ताकि मुझे स्लोप निकल जाए इन दोनों लाइंस की। तो इन दोनों पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि भाई ये पता है L1 और L2 मिलकर इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये हिस्सा 1 का मान लो तो ये हिस्सा भी 1 का होगा और ये वाला हिस्सा भी 1 का होगा। ठीक है, तो ये 1:1:1 में टूट गया है। तो बहुत ही आसान है। मान लो कि मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है L1 पे, तो L1 वाला जो पॉइंट है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि ये 1:2 में डिवाइड हो रखा है सेगमेंट जो है ना। ये जो ब्लू वाला लाइन का सेगमेंट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, ये वाला 1:2 में डिवाइड हो रखा है। क्यों भाई? क्योंकि अगर इसकी लेंथ 1 है तो इसकी भी 1 होगी, तो इसकी अगर लेंथ 1 है तो ये पूरा 2 हो गया ना। क्लियर है? तो ऐसे ही हम ट्राइसेक्ट वाले प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो है, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करो। तो सेक्शन फार्मूले के हिसाब से अगर एक्स वाले पॉइंट को निकाल रहे हो तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस होगा ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारे पास 5 + 0 / 3 आ जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 8/3। क्लियर है? ठीक है,
सिमिलरली हम L2 पे निकाल लेते हैं पॉइंट। इसके लिए अब जो डिवीजन होगी रेशियो में वो 2:1 होगी, क्योंकि ऊपर दुगना है और नीचे 1 गुना है। ठीक है, अब 2:1 के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लो, क्या निकल रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा 10,3 और 4/3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुमने L1 और L2 पे पॉइंट्स निकाल लिए, तो L1 और L2 की स्लोप्स भी निकाल लो। तो जो स्लोप होगी L1 की वो क्या आ रही है, M1 कह लेते उसको। तो वो हमारे पास आएगी, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और ओरिजिन के हिसाब से स्लोप निकालेंगे ना, तो 8/3 माइनस 0 और 5/3 माइनस 0, तो ये अपने पास 8/5 आ रहा है। सिमिलरली M2 को अगर निकाल लोगे तो ये तुम्हारे पास 4/10 आ जाएगा। क्लियर है, या फिर तुम कह सकते हो 2/5। और जो दोनों के बीच का एंगल है कि भाई दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है, मान लो थीटा, तो मुझे tan थीटा चाहिए। tan थीटा क्या होगा, दोनों की स्लोप्स का डिफरेंस, तो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ये आपने फॉर्मूला पहले भी देखा होगा, ये स्ट्रेट लाइंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 8/5 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ 16/25 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके मॉडुलस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 6/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बन जाएगा 25 और 16 अगर ऐड हो गए तो 41। ठीक है, तो ये कट गया 5 का फैक्टर, तो ये 30/41 आ रहा है। कोई ऑप्शन है ऐसा? ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आई होप सो। बहुत ही आसान लगा होगा क्वेश्चन, है ना, वार्म अप क्वेश्चन टाइप है। तो आई होप सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। क्या कह रहा है सवाल कि देखो R एक इंटीरियर रीजन है। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है, ये रीजन के सिंबल है R, कैपिटल R। हमें बोला है कि ये रीजन है बिटवीन द लाइंस, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, तो वो वाला सेक्शन, वो वाला इंटीरियर रीजन जिसमें ओरिजिन भी कंटेन हो रखा हो, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A फॉर विच द पॉइंट्स दिस पॉइंट लाई इन द रीजन। ठीक है, और फिर ऑप्शंस गिवन है। आसान सवाल है ये भी। हमें बेसिकली करना क्या है, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि दो पॉइंट्स लाइन की सेम साइड में एग्जिस्ट करते हैं, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला भी नहीं है, बेसिक आइडिया ये है कि आप पॉइंट को पुट कर दो और जो उसका साइन आएगा सिमिलर साइन दूसरे पॉइंट का भी होना चाहिए। मतलब कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, L1, ठीक है, एंड मेरे पास एक पॉइंट है P एंड मेरे पास एक पॉइंट है Q। तो अगर मैं P पॉइंट को L1 की इक्वेशन में डालता हूँ और साइन आता है पॉजिटिव, तो Q का साइन भी सेम आना चाहिए जो P का साइन है। अगर P का साइन नेगेटिव होता तो इसका साइन भी नेगेटिव आना चाहिए था। क्लियर है, तभी हम बोलेंगे वो सेम साइड पे एग्जिस्ट करते, दोनों सेम साइड पे लाइन के। अगर Q का साइन P से ऑपोजिट आता है तो इसका मतलब Q जो है सेम साइड पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हो जाता है कि Q जो है ऑपोजिट साइड पे। क्लियर है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। बस हम ये बोलेंगे कि L1 हमारा जो पॉइंट है जो कि है A² A+1, ये ओरिजिन के सेम साइड पे लाइंस के। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे दो लाइंस है ना हमारे पास। एक लाइन हमारे पास क्या है 3x - y + 1 = 0। एक और लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन है हमारे पास x + 2y - 5 = 0। एंड लेट से ओरिजिन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा ओरिजिन O है। क्लियर है,
तो जो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है, लेट से मैं इसको पी मान लेता हूँ, क्वेश्चन में ही मान लेता हूँ पी है ये, तो पी पॉइंट को भी इधर ही लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों लाइंस के लिए ये ओरिजिन के ही तरफ होना चाहिए, मतलब सेम साइड पे होना चाहिए ओ और पी दोनों लाइंस के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन को डाल दूँ पहली लाइन में, ठीक है, 3x माइनस वाई प्लस 1 में ओरिजिन डालूँ तो पॉजिटिव साइन आता है ना, 3 टाइम्स 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर पी पॉइंट को मैं डालूंगा तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो 3 टाइम्स पी पॉइंट क्या था हमारा, ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दिस शुड बी ट्रू, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी लाइन के लिए देखूं तो ओरिजिन अगर मैं डालता हूं तो 0 प्लस 2 टाइम्स 0 माइनस 5, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए अगर P वाले पॉइंट को भी इस लाइन में डालूं तो नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि सेम साइड पे होने चाहिए ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 माइनस 5 शुड बी लेस देन 0, ये ट्रू होना चाहिए। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई है, इधर से ए की वैल्यूज़ निकल जाएंगी, रेंज निकल जाएगी ना, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको सॉल्व कर दूँ, ये कितना आ रहा है, ये मेरे पास है 3a स्क्वायर माइनस ए ग्रेटर दैन 0 ना, तो ये मेरे पास आ गया कुछ ऐसा। तो मैं इसका अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो ये मेरे पास है 0 और मेरे पास है 1/3, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली ऐसे जा रहे हैं, क्लियर है। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस 3a प्लस a में टूट जाएगा 2a, तो यहाँ पे दो फैक्टर दिख रहे हैं, a माइनस 3 एंड a प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन पे अगर मैं तोड़ूँ तो ये बेसिकली a मेरे पास क्या आ रहा है, शुड बी बिटवीन 3 एंड -1। तो अब हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं दोनों सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, दोनों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक -1 है, एक 0 है, एक 1/3 है और एक अपना 3 है। पहले सॉल्यूशन के हिसाब से मेरे पास 0 से बाहर, ठीक है, 0 से बाहर की तरफ सॉल्यूशन होना चाहिए और 1/3 से बड़ा। दूसरे सॉल्यूशन के हिसाब से मेरे पास -1 एंड 3 के बीच के सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कॉमन रीजन दिख गया होगा आपको जिसमें हमारे दोनों वैलिड है, ठीक है। तो ये दोनों वैलिड वाला ये हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो -1 से 0 के बीच में सॉल्यूशन आ रहा है, यूनियन 1/3 से 3 के बीच में सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, माइनस, आई थिंक कुछ एरर करा है यहाँ पे, -1 नेगेटिव साइन का एरर हुआ है क्या। अच्छा, यहाँ पे ये एरर है, देखो यहाँ साइन का एरर है कि हमारे पास ये +3 और -a होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये +3 और ये माइनस है, तो इसका मतलब ये नंबर लाइन पे ये -3 और ये 1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं अब कंबाइंड सॉल्यूशन लिखूं तो क्या होगा, ये -3 है और ये 1 है, तो मेरा जो कंबाइंड सॉल्यूशन है उसमें मेरे पास -3 से 0 और 1/3 से 1 आना चाहिए। अब देखो सॉल्यूशन अब ठीक होना चाहिए, -3 से 0 एंड 1/3, ज़ीरो और आई थिंक ये प्रिंटिंग एरर है एक, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई, ये
+1/3 आना था ना, वरना इसका सेंस नहीं बनता। -1/3 से 1, क्लियर है, ये सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तो ये एक राइटिंग एरर है ऑप्शंस में। ओके, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना? ठीक है, वो राइटिंग एरर है। अगर -1/3 लिखोगे ना तो ये सेंस नहीं बनाता, ये ओवरलैपिंग हो जाती है इन दोनों में ही। ठीक है ना, ऑप्शंस में सेंस नहीं बनाएगा वरना। क्लियर है? ठीक है, तुम बोलोगे कि सी ऑप्शन में भी क्या ऐसा ही है? नहीं, ये एक्चुअली जेईई मेंस में ये एक करेक्ट वैलिड ऑप्शन था, ऐसा ही दिया हुआ था उन्होंने, लेकिन ये वाले में मेरे हिसाब से मैंने लिखने में गड़बड़ करी हुई है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप से समझ आ गया होगा। ठीक है, सेम साइड पे थे। चलो फिर एक और सवाल। क्या कह रहा है ये सवाल कि एक हमारे पास यहाँ पे एक कर्व गिवन है। ठीक है, जब भी ऐसी इक्वेशन होती है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये एक 2 डायमेंशन कोनिक की इक्वेशंस होती है, मतलब इनमें ही थोड़ा सा फेरबदल कर करके तुम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है? अब ये बोला है कि ये एक लोकस है ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स दिस एंड दिस। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ जी प्लस सी प्लस एच माइनस एफ इक्वल्स। तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा लग रहा है सवाल, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन से इक्वी डिस्टेंट मूव कर रहा है ये पॉइंट ऑलवेज। तो इसका मतलब कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स पे हो सकता है ना, एंगल बाइसेक्टर पे हो सकता है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के। तो बहुत ही आसान है। देखो, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालने के लिए बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। कि देखो, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि हमेशा इक्वी डिस्टेंट पे जा रहा है। लेट से यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं H, ठीक है, तो ये हमेशा इक्वी डिस्टेंट है दोनों से। ठीक है, दोनों से डिस्टेंस इसका बराबर है। तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो दोनों लाइनों पे। तो यहाँ पे पहली लाइन पे जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो मतलब H, डाल दो, तो H + 2k + 7 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, ये बराबर किसके होना चाहिए, कौन से डिस्टेंस के, दूसरी लाइन से डिस्टेंस के। दूसरी लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, 2h - k + 8 डिवाइडेड बाय √5। क्लियर है? तो बेसिकली करा क्या, मैंने एक पॉइंट मान लिया इन जनरल, एंड इस जनरल पॉइंट से मैंने डिस्टेंस निकाल दिया पहली और दूसरी लाइन से और उनको बराबर रख दिया। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली √5 कट जाता है, दोनों में सेम आ गया। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ से 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। एक पॉजिटिव वाला केस मान लो। ठीक है, एक केस क्या हो गया, जब ये मॉडुलस पॉजिटिव खुल गए दोनों साइड। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया H - 3k + 1 = 0। एंड दूसरा केस क्या आ जाएगा, दूसरा केस जब ये नेगेटिव खुलेगा ना, तो H + 2k + 7 = -2h + k - 8। तो इस केस में तुम्हारे पास 3h + k + 15 = 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे अब क्योंकि तुमने दोनों का लोकस निकाल लिया है, तो h को x बना दो और k को y बना दो। तो यहाँ पे x - 3y + 1 = 0, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, 3x + y + 15 = 0। तो तुमने लोकस निकाल दिया दोनों का। अब तुम्हें जो गिवन है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। अब ये तुम्हें पता कैसे लगेगा, बड़ा आसान है कि देखो यहाँ पे जो तुम्हें गिवन है ना, वो डिग्री कौन सी है, 2 है। तो अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसको रिजेंबल कर सकता है। ठीक है, इतना ये थोड़ा एक्सपीरियंस ही आएगा। अगर आपने इसको पहले डील करा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला टॉपिक पढ़ा है, तो आपको बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा कि हाँ भाई दोनों का प्रोडक्ट ही लेना है।
अगर आपको नहीं पता लगता देन डोंट वरी, आपको बेसिकली करना क्या है कि यहीं पे स्क्वेयरिंग कर देते, ये मॉडुलस है ना, स्क्वेयरिंग कर दो। अगर स्क्वेयरिंग कर देते ना तो ये अपने आप ही तुम्हारे पास ये ऊपर वाला बन जाता, ठीक है। बट मैंने थोड़ा अलग अलग करके बता दिया कि भाई दो निकल रही है इक्वेशंस, दोनों का प्रोडक्ट ले लो। चलो फिर प्रोडक्ट ले लो दोनों का और सोल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास है x माइनस 3y प्लस 1 और इसका प्रोडक्ट हो रहा है 3x प्लस वाई प्लस 15 के साथ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, 3x स्क्वायर, फिर अपने पास आ गया xy प्लस 15x, फिर माइनस 9xy माइनस 3y स्क्वायर और हमारे पास क्या आ गया माइनस 45y, फिर मेरे पास ये रिपीट हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों लिख दिए। फिर xy वाली जो टर्म है 2 है तो ये माइनस 8xy बन गया, तो ये दोनों भी हो गई। फिर हमारे पास क्या है प्लस 18x, x वाली टर्म्स हो गई। फिर y वाली टर्म्स माइनस 44y, y वाली टर्म्स हो गई और एक कांस्टेंट टर्म 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है 1 गिवन है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे 3 से करूँगा ना डिवाइड, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 डिवाइड हुआ, यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ पे 3 आ गया और ये 5 बन जाएगा, ठीक है। अपने पास ये आ गया। अब इसमें कंपेयरिंग ही करनी है तुम्हें वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h, तो यहाँ से निकला 2h किसके बराबर है माइनस 8/3। सिमिलरली x का कोफिशिएंट क्या था 2g, तो 2 टाइम्स g इक्वल टू 6 आ गया, 2 टाइम्स f इक्वल टू माइनस 44/3 आ गया और c की वैल्यू 5 निकल गई, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू माइनस 4/3 है, g की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू माइनस 22/3 है और c की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या था g प्लस c प्लस h, ठीक है। तो g प्लस c प्लस h, ठीक है, माइनस f, तो g अपना आ गया 3, c अपना आ गया 5, h अपना आ गया माइनस 4/3 और ये प्लस हो जाएगा तो 22/3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 18/3, तो ये 6 बन जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है। 14 अपना आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। समझ आया कैसे अप्रोच करना है। कैलकुलेशन पूरी क्यों शो कर रहा हूँ मैं, इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं कोई ना कोई एरर कर देते हैं, ठीक है। ये सही मौका है, फॉलो करो मेरे साथ, कैलकुलेशन को पूरा देखो कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट आता है, हम शुरू कर देते हैं, मिडिल में जाके छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस के वक्त पूरा सॉल्व नहीं करते और पेपर वाले दिन हमसे पूरी कैलकुलेशन होती ही नहीं है, आदत ही नहीं होती उस चीज़ की, ठीक है। सो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी और एक और पॉइंट गिवन है, रिस्पेक्टिवली डिनोट द सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, जिसमें A और B की इन्वॉल्वमेंट है, फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस इज़। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, लेकिन आपको रिवाइज कराने के लिए काफ़ी बढ़िया है कि एक चीज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस सवाल के लिए, क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो यूलर लाइन का, ठीक है। नहीं पता तो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूलर लाइन बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है कि बेसिकली हर एक ट्राइंगल के लिए
जो हमारे पास सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर है वो हमारे पास क्या होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड बीच में रख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ। तो ये सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास सर्कम सेंटर आ गया, ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। क्लियर है। तो ये बेसिकली 2:1 में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। तो सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ पे तुम सेंट्रॉइड निकाल सकते हो या एच निकाल सकते हो जब दो चीज़ें गिवन हो दोनों में से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे तुम्हें ए जो है सेंट्रॉइड है ना, तो सेंट्रॉइड A, B है, ठीक है। जो तुम्हारे पास सी है वो क्या गिवन है यहाँ पर 3, 4, ठीक है। एंड जो तुम्हारे पास ऑर्थो सेंटर है वो क्या गिवन है -6, -8, ठीक है। अब तुम यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो। तो जी निकाल लो। तो जी के जो पॉइंट्स हैं A, B वो तुम्हारे पास सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकल जाएंगे कि -6, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 6 बन गया, डिवाइडेड बाय जो दोनों का सम है 2:1, तो ये 3 बन गया। यहाँ पे -8 प्लस वहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस होके, ध्यान रखना ये 2 वाला इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा और 1 वाला इससे, ठीक है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन हमने लगा लिए। तो ये अपने पास बन गया 8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेसिकली ओरिजिन ही आ रहा है ना, 0,0। तो ए और बी दोनों की वैल्यू 0 निकल गई। तो ये पी वाला पॉइंट तुम देख सकते हो, ये तो बड़ा आसान निकल गया है ना, ये 0 है, ये 0 है, तो 3,5 आ गया। क्लियर है। तो जो पी वाला पॉइंट है वो हमारे पास 3,5 है। हमें बोला है कि इसका डिस्टेंस निकालना है, किस लाइन से, डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, बट मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो मैं ज़रा एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। तो हमारे पास बेसिकली ये एक पॉइंट है P, इसके अलोंग हमें मेजर करना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लाइन है जिससे हमें डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है ना। तो ये इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 2x + 3y = 4 है शायद, ठीक है। एंड एक हमारे पास क्या है x - 2y - 1, ठीक है। तो ये जिससे अलोंग हमें मेजर करना है तो वो क्या है x - 2y - 1 = 0। क्लियर है। तो इसको ढंग से लिख देता हूँ, -4 = 0। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यही डिस्टेंस निकालना है जो ये गिवन है ना, P वाले पॉइंट से जो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकलेगा ना, तो ये D वाला डिस्टेंस मुझे मेजर करना है। क्लियर है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बताता हूँ कैसे। आप ऐसा करो कि P वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाला तो आसानी से निकाल लोगे ना, तो इसको निकाल लो, ठीक है, इसको निकाल लो। कितना आ रहा है ये, तो अगर तुम इसको निकालोगे तो ये डिस्टेंस जो है कितना आ जाएगा, तो P वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो ये आ रहा है 2 टाइम्स 3 + 3 × 5 -4 डिवाइडेड बाय √13, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास कितना आ गया, 6 + ये 15 बन जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय √13। तो ये अपने पास कितना आ रहा है 17/√13 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये 17/√13 हो गया ये डिस्टेंस जो है। क्लियर है, ये डिस्टेंस जो है इतना हो गया। क्लियर है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब बड़ा आसान है। अब देखो तुम ऐसा करो कि ये थीटा एंगल निकाल लो, बड़ा आसान है। ये वाले की स्लोप अगर पता लग गई, इसकी स्लोप ऑलरेडी पता है, तो ये निकल जाएगा tan थीटा, है ना। और फिर तुम्हें क्या करना है, उसका cos थीटा निकालना और d को इसमें गिरा दो, परपेंडिकुलर है ना एंगल्स, आप ट्रिग्नोमेट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली स्लोप ही निकालनी है बस,
तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही थी इसकी जो स्लोप है वो एक्चुअली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस वाली लाइन के, है ना। तो निकाल लो कितना आ रहा है। तो वो जो परपेंडिकुलर जिस लाइन की निकालना है उसकी स्लोप कितनी है, 2x + 3y - 4 है। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, -2/3, है ना। तो -2/3 का परपेंडिकुलर स्लोप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। और इस लाइन की स्लोप भी निकाल लो, इसकी स्लोप क्या आ रही है, इसकी स्लोप है 1/2, ठीक है। तो बस अब इन दोनों स्लोप से tan थीटा निकाल लो, ये थीटा है ना। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस वाला जो मेथड है ना, m1 ये मान लो, ये m2 मान लो। तो ये बेसिकली m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2 आ जाएगा ना। क्लियर है। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 - 1/2 ऊपर होगा तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 + 3/4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो नीचे तो ये 4/7 आ रहा है ना, 4/7 आ रहा है। मैं ज़रा एक पेज ऐड कर दूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 4/7 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर cos थीटा निकालते हो तो कितना आ जाएगा, cos थीटा तुम्हारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय √ यहाँ पे तुम्हारे पास 16 + 49 आएगा ना। तो ये 65 बन जाता है, √65, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें अब ये पता है कि ये जो d है इसका cos थीटा जो होगा वो 17/√13 के बराबर होना चाहिए ना। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया कि d जो है, जो मुझे ढूंढना है, cos थीटा मेरे पास 17/√13 के बराबर है। तो cos थीटा की वैल्यू डालोगे कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाय √65 इक्वल टू 17/√13। अगर तुम्हें पता है तो 65 एक्चुअली 13 × 5 होता है, तो 13 का फैक्टर कैंसिल आउट कर दो। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू आ रही है 17 डिवाइडेड बाय 7√5, ठीक है। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है, d ही ढूंढना था हमने। तो ये अपने पास कितना आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। आसान लगा सवाल। तो इससे दो चीज़ें रिवाइज हो गई, एक तो यूलर लाइन रिवाइज हो गई, है ना। और दूसरी चीज़ ये रिवाइज हो गई कि किसी लाइन के अलोंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना। क्लियर है। तो ये एक अच्छा मेथड है। बाकी तुम कह सकते हो कि एक और तरीका है इसको करने का, मैं बता देता हूँ कि तुम क्या करो, ये देखो ये लाइन पता है ना, है ना। तो क्या करो कि इस लाइन के अलोंग तुम्हें पी पॉइंट पता है, तो पी पॉइंट से एक पॉइंट लेट कर लो इस लाइन पे कि कोई भी इन जनरल पॉइंट इस लाइन पे होगा ना, वो पैरामेट्रिक से निकाल लो, क्योंकि उसमें पैरामीटर डी आएगा ना, समझ रहे हो। उसमें आर रखोगे ना तुम पैरामेट्रिक इक्वेशन में, तो आर उसमें इन्वॉल्व होगा। एंड फिर तुम क्या करना, वो पॉइंट जो निकलेगा ना उसको इस लाइन में डाल देना, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से भी इस सवाल को करा जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी ट्राई कर लो, वो भी एक अच्छा अप्रोच है, बहुत आसान है वो भी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, हमारे पास एक इक्वेशंस है, दो साइड्स हैं ए बी और ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास दो ये साइड्स गिवन है। हमें क्या बोला है, द पॉइंट दिस डिवाइड्स द थर्ड साइड बी सी इंटरनली इन द रेशियो दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द साइड बी सी इज, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाते, डायग्राम से थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है। तो ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक और लाइन बनाई, क्लियर है। तो ये ए वाला पॉइंट होगा क्योंकि ए बी और ए सी है ना, तो ये बी मान लो और ये सी मान लो, ठीक है। तो मेरे पास ए बी की इक्वेशन क्या गिवन थी, 4x + y
4x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड दूसरे वाले की 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। हमें क्या बोला है कि एक पॉइंट है 2 कॉमा माइनस 4/3, तो वो कुछ यहाँ पे होगा 2 कॉमा माइनस 4/3। ये डिवाइड कर रहा है BC को इंटरनली 2:1 में। तो BC अगर लाइन हम देखें तो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। तो हमारे पास बहुत ही आसान तरीका क्या है कि AB की इक्वेशन पता है तो B वाला पॉइंट लेट कर लो। ठीक है, लेट से मैंने लेट किया कि इसकी जो x कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x को अल्फ़ा डाल दो, y का क्या वैल्यू निकलेगा 14 माइनस 4 अल्फ़ा। ठीक है, वैसे C पॉइंट को लेट कर लो, C की इक्वेशन भी तो पता है, AC की इक्वेशन भी तो पता है। तो यहाँ पे x को अगर तुमने बीटा लेट कर लिया तो y क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 बीटा डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3 बीटा माइनस 5। ठीक है, क्लियर है, 3 बीटा माइनस 5/2। तो अब दोनों का सेक्शन फॉर्मूले से बराबर कर दो। तो यहाँ पे अल्फ़ा x कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 3 मेरे बराबर होना चाहिए 2 के, एंड 14 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ दैट, तो ये 3 बीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 मेरा बराबर होना चाहिए माइनस 4/3 के। तो 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ये मेरे पास क्या आएगा माइनस, अगर 5 को मैं उधर ले जाऊँ तो वो +1 बन जाएगा ना, तो ये बेसिकली -13 के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया कि इसको अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल रही है 6 माइनस 2 बीटा, तो इसको डाल दो, इसमें बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो अगर तुमने डाला तो -24 प्लस 8 बीटा प्लस 3 बीटा इक्वल टू -13 आ जाएगा। तो अगर तुम इसको उधर ले जाओ -24 को, तो ये बन जाएगा 11 इक्वल टू 11 बीटा। ठीक है ना, तो बीटा की वैल्यू 1 निकल रही है। तो इसका मतलब जो C वाला पॉइंट है, C वाले पॉइंट पे अगर तुम डालो तो C वाला पॉइंट निकल गया ना 1 कॉमा -1 निकल गया। ठीक है, तो C के पॉइंट निकल गए ना, और तुम्हें पता है कि ये जो बीच वाला पॉइंट था ये भी BC पे लाई करता है, तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन बना लोगे, है ना। तो BC लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y + 1 x - 1, और स्लोप लिख देते हैं। स्लोप क्या है, स्लोप है हमारी -4/3 -1, तो ये -1/3 बन जाएगा ना। ठीक है, -4/3 माइनस ऑफ -1, तो वो प्लस होगा, तो -1/3, फिर 2 - 1, ये 1 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लाइन की, 3y + 3 प्लस x - 1 इक्वल टू 0, 3y + x + 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई BC की लाइन की इक्वेशन ना। क्लियर है, ऑप्शन देख लेते हैं, 3y + x + 2, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सो पता लग गया होगा, आसान सवाल था। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, सोचने वाला सवाल है। क्या कह रहा है, इफ़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,2 and 2,a subtends an angle π/4 at the origin,
देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए इज़। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल में सवाल आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देख लो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, एक तो 5,2 है ना, 5,2 लेट से यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, ठीक है, 5,2, ठीक है, एक पॉइंट फिक्स्ड है, और एक हमें बोला है 2,5, 2,a, तो वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है ना, और वो पॉइंट ऐसे ऊपर भी हो सकता है इस लाइन के, है ना, ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है, एंगल बना सकता है ना। तो एक वक्त के लिए हम मान लेते ऊपर भी हो सकता है, एक वक्त के लिए नीचे भी हो सकता है। एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू तो 2 ही रहेगा, वाई पे चेंज होगा ना, ए की वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। तो ज़रा स्लोप निकालो, अगर तुम 2,a वाले पॉइंट की स्लोप निकालते हो, लेट से m1 कह लो, इसकी स्लोप को m2 कह लो, तो m1 क्या है, m1 तुम्हारे पास क्या आ गया, या फिर तुम ऐसा कर लो कि तुम्हें पता है ना थीटा क्या है, ये थीटा है ना तुम्हारा π/4, या फिर ये हो सकता है थीटा π/4, ठीक है। तो अगर केस 1 देखूं जिसमें वो ऊपर था, है ना, ऊपर था, ये ऊपर वाला पॉइंट, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जो m1 है वो बेसिकली tan ऑफ, यहाँ पे क्या होएगी, मतलब tan ऑफ थीटा प्लस m2 की स्लोप, है ना, क्लियर है ना, स्लोप्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, एंगल्स ऐड हो जाएंगे ऐसे वाले, तो tan ऑफ थीटा और ये क्या आ जाएगा m2, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम मान लो कि जो केस 2 है वो क्या होगा नीचे वाला, तो उसमें क्या करेंगे, m2 में से माइनस थीटा करेंगे, तो m2 माइनस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ थीटा m2, ये हमारे पास m1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो फिर m2 को तो निकाल लोगे, m2 क्या है, tan थीटा 1 है, क्योंकि थीटा हमारा क्या है π/4, तो इसीलिए हमारे पास जो tan ऑफ थीटा है वो 1 है। अगर m2 तुम देखोगे तो m2 कितना आ जाएगा 2/5, क्लियर है। तो ठीक है, डाल दो। पहले केस में क्या आ रहा है, पहले केस में हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/5, और दूसरे केस में हमारे पास क्या आ रहा है 2/5 माइनस 1/1 प्लस 2/5, ठीक है। तो नीचे वाले केस में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आएगा -3/5 डिवाइडेड बाय 7/5, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली -3/7 आ रहा है, और ऊपर वाले केस में अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये 7/3 बन रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, तो अब मैंने दोनों केसेस में m1 की वैल्यू निकाल ली। m1 की स्लोप अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये पॉइंट पता है ना ये क्या है 2,a है ना, दोनों केसेस के लिए, तो स्लोप अगर तुम निकाल रहे हो m1 इन जनरल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तुम्हारे पास a/2 आना चाहिए। तो दोनों के बराबर रखो, दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक बार तुम इसको बराबर रखोगे 7/3 के, एक बार बराबर रखोगे -3/7 के। तो इस केस में a की वैल्यू क्या आ रही है 14/3, और इस केस में a की वैल्यू क्या आ रही है -6/7, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या था कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं देन दी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a इज़, तो भाई प्रोडक्ट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 14/3 इंटू -6/7, तो ये अपने पास 2 आ गया, ये भी अपने पास 2 आ गया, तो ये अपने पास -4 आ रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है ना, अच्छा यहाँ पे -4 नहीं आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन में, ये भी एक प्रिंटिंग एरर होगी मेरे से लिखने में।
तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है तो प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है ना। इसमें मॉडुलस लगाओगे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है तो 4 अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल क्यों है, क्योंकि देखो ये तो पूरा प्रोसीजर जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो अल्टीमेट आंसर हमारे पास आया ना, प्रोडक्ट ऑफ बोथ वैल्यूज़, वो क्या आया है, -4 आया है। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से हमने क्या करना पड़ा, पॉजिटिव करना पड़ा आंसर को। क्लियर है। अगर न्यूमेरिकल में आता सवाल तो नेगेटिव आंसर भी हो सकता था, है ना। तो बस तुम इतना हिसाब लगाओ कि तुम्हें थोड़ा सा सिचुएशन वाइज देखना है कि आंसर वैसे इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये सवाल अच्छा करना चाहते तो और अच्छा कर सकते थे ताकि सिली एरर हो बच्चों से। ठीक है, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली यूज़ करने की कोशिश करोगे ना, ये डायग्राम पे ध्यान नहीं दोगे तो नेगेटिव साइन पे हो सकता है गड़बड़ हो जाए। क्लियर है ना, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इस सवाल में। बाकी चलते हैं, ये हमारा शायद लास्ट सवाल है। हाँ, ये लास्ट सवाल है। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल है, इसको डील करते हैं हम और इसके बाद हम एंड करते हैं स्ट्रेट लाइंस को। अगला चैप्टर तो तुम्हें पता ही है, सर्कल्स होगा। तो देखो भाई क्या कह रहा है सवाल। लेट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,10 reflects on the line, this line, and the reflected ray passes through the point 7,2. If the equation of the incident ray is this, then this is equal to। आसान सवाल है, डायग्राम बनाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसमें कर क्या सकते हैं। एक पॉइंट हमें गिवन है 3,10, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6 एंड हमारे पास एक और पॉइंट है 7,2। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं कि भाई ये एक रे ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। उन्होंने पूछा है कि आपको इक्वेशन निकालनी है ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होगी, ये वाली, है ना, ये वाली रे होगी इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो बेसिकली मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, बट हम क्या करेंगे, हम सबसे आसान तो वैसे ज़्यादा सोचने में इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो भी अप्रोच आपको अच्छी लगे आप प्रोसीड करो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, कैलकुलेशन में। तो चलो फिर क्या कर सकते हैं। मेरे मन में क्या आ रहा है, मेरे मन में ये आ रहा है कि देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर को कंसीडर करूँ यहाँ पर और इसको मान लूँ ये थीटा है, तो ये भी थीटा होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल्स सेम रहते हैं, ये फिर 90 - थीटा होगा। और अगर मान लो इस पॉइंट का मैं रिफ्लेक्शन ले लूँ अबाउट दिस लाइन, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा ये क्या होगा, ये भी 90 - थीटा होगा। एंड अगर तुम इन सारे एंगल्स का सम देखोगे तो वो क्या आएगा, 180। इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब अगर मैंने ये पॉइंट निकाल लिया तो मैं इंसिडेंट रे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए अब मैं इसका रिफ्लेक्शन लूँगा इस पॉइंट, इस लाइन के अबाउट। अब तुम बोलोगे यार ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कि रिफ्लेक्शन लेना है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है और वो फार्मूला मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि वो रिवाइज भी तो कराना है ना, रिवाइज भी तो कराना है फार्मूला। तो देखो भाई, रिफ्लेक्शन, एक फार्मूला रिवाइज करा देता हूँ इम्पोर्टेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, इसको पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन जनरल कोई भी लाइन हो एंड कोई भी पॉइंट हो, लेट से पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पी वाला पॉइंट। तुम्हें क्या करना है, इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ढूंढना है, ठीक है। लेट से वो पॉइंट क्या है, क्यू, जो कि है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो A1 कॉमा B1, ठीक है। एंड अगर मान लो तुम्हें M भी ढूंढना है, ठीक है, तो इसको भी कुछ मान लो A0 कॉमा B0, ठीक है, कुछ भी लेट कर लिए। बस इसमें ध्यान रखना हमारे पास गिवन क्या है, P हमें पता है और ये लाइन पता है। ये दोनों हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले हैं। अब वो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो Q वाले पॉइंट के लिए देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन है ना Q पॉइंट, मतलब PM डिस्टेंस और MQ डिस्टेंस बराबर है और परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो Q वाले पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो A1 है, ठीक है, A1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय A, जो कि स्ट्रेट लाइन वाला A है, इक्वल टू सिमिलरली B के लिए करेंगे B1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय B इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे पॉइंट डाल देना अल्फ़ा बीटा वाला, A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला है जो कि आपको 100% याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बिना आप फंस जाओगे ऐसे सवालों में, ठीक है ना। ये ज़रूरी है, मतलब सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं क्योंकि मैं कर रहा हूँ ज़बरदस्ती से अप्रोच से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। M पॉइंट के लिए भी देख लो, सिमिलर ही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे A0 आ गया, ठीक है, A0 को ढूंढ रहे हैं ना, तो A0 की वैल्यू निकल जाएगी A इक्वल टू B1 B0 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल b, और यहाँ पे बस 2 हट जाएगा, 2 के अलावा बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे b बीटा प्लस c और नीचे क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला पैरामेट्रिक इक्वेशन से ही आ जाता है, थोड़ा सा सॉल्विंग करोगे आ जाएगा ये फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ हाईलाइट करने की। तो A0 आप निकालना चाहते हो, ये दोनों निकल जाएंगे, ये आपको अननोन है, ठीक है, ये अननोन्स यहाँ पे निकल जाएंगे इस फॉर्मूले से। एंड जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर 2 एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। बाकी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। तो आप इस सवाल को कर लोगे। तो यहाँ पे 7,2 का हमें रिफ्लेक्शन ढूंढना है। तो लेट से यहाँ पे पॉइंट लेट कर लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। आई होप सो आपको नोटेशंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती होगी, अल्फ़ा बीटा जो मर्जी मान लो, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूँ लेफ़्ट में, अल्फ़ा माइनस वो 0.7 था डिवाइडेड बाय इक्वेशन में 2 है एक्स का कोफिशिएंट इक्वल टू बीटा माइनस पॉइंट क्या था 2 था और वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, एंड यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, इक्वेशन में डाल दो पॉइंट, तो 2 टाइम्स 7 14 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 5 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से तुम्हारे पास अल्फ़ा बीटा के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो अल्फ़ा क्या निकलेगा, पहले राइट हैंड साइड थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी ना। राइट हैंड साइड अगर इसको हमें सॉल्व करना है, कितना आ रहा है ये आएगा अपने पास -4, ये बन गया ये 10 बन गया ना, ये पूरा 10 बन गया, तो 5 कटा ये 2 आ गया, तो ये -4 बन रहा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -8 प्लस 7, तो -1, और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -2, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अब इंसिडेंट रे लिख लोगे 3,10 और -1, -2, ठीक है। तो 3,10 और -1, -2 के बीच की
ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है 2 पॉइंट्स के बीच में, लिख लोगे? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 y+2 x+1, स्लोप लिख दो दोनों के बीच की। यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 3 बन गया। ठीक है, तो 3x - y +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। अब इसमें पूछा क्या था, ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और बी की वैल्यू -1 है ना। ठीक है, कंपेयर कर लिया, आसान है। तो a² + b² + 3ab, तो पूछा क्या है, a² + b² + 3ab, तो ये अपने पास आ गया 9 + 1 - 9। ठीक है, तो ये 1 आ रहा है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि सवाल समझ आ गया होगा, और सवाल से इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा, सर्च कर लो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, और एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी लाइन की। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है ना। तो आई होप सो कि स्ट्रेट लाइन अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपको, वार्म अप मिल गया होगा एक। ठीक है, 2025 के अब ट्राई कर लो। ठीक है, बाकी मैंने सिलेक्टेड वाले तो आपको 2024 के करा दिए। 2023 के ट्राई कर लेना अगर ख़त्म हो जाए, है ना। 2022 के ट्राई कर लेना। क्लियर है। तो चलो फिर मिलते हैं सर्कल्स वाले PYQs के साथ।